महारानी जसोधरा की महागाथा का पहला भाग आरंभ होता है। राजकुमारी जसोधरा घोड़े पर सवार है, हाथों में धनुष बाण ले रखी है, कमर में तलवार अटका रखी थी। वो एक हिरण के पीछा कर रही थी। उसका मकसद हिरण को मारना नहीं, अभी तो पकड़ना था। हिरण था कि पकड़ाई में नहीं आ रहा था। इस प्रकार हिरण का पीछा करती हुई राजकुमारी जसोधरा घने जंगल में दाखिल हो जाती है। तो झाड़ियों से एक भयंकर गर्जना करता हुआ शेर निकला। हिरण शेर को देखकर घबरा जाता है और शेर की अपोजिट दिशा में भागने लगता है। हिरण को भागता देख राजकुमारी जसोधरा हिरण के पीछा न करके शेर की तरफ देखती है। फिर घोड़े की लगाम छोड़ धनुष पर बाण का अनुसंधान कर लक्ष्य करके तीर शेर की तरफ छोड़ देती है। इससे पहले कि शेर तीर शेर को छू पाता, शेर अपने आप को झुकाए देकर तीर से स्वयं को बचाता है। एक भयंकर गर्जना करके राजकुमारी पर छलांग लगा देता है। शेर को अपनी तरफ आता देख घोड़ा बिदक जाता है। राजकुमारी जसोधरा घोड़े से धरती पर गिर जाती है। घोड़ा विपरीत दिशा में भागने लग जाता है। इससे पहले कि राजकुमारी भूमि से उठ पाती, शेर राजकुमारी जसोधरा पर हमला कर देता है। शेर भागता हुआ राजकुमारी की तरफ बढ़ता है। शेर को अपनी तरफ आते देख राजकुमारी जल्दी से उठ जाती है और कमर में लटक रहा तलवार निकालकर हाथ में ले लेती है। उनके आंखों में जरा भी खौफ नहीं है। फिर अचानक शेर जंप लगाकर राजकुमारी की तरफ बढ़ता है। राजकुमारी तलवार हवा में लहराती है। ठीक तभी सनसनाता हुआ कहीं से तीर आता है और शेर के पंजरी में धंस जाता है। शेर चिघाड़ता हुआ धरती पर लोटपोट हो जाता है और फिर शांत पड़ जाता है। यह सब पलक झपकते ही हो जाता है। राजकुमारी समझ नहीं पाती कि ये तीर कहां से आया। राजकुमारी इधर उधर नजर दौड़ाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि उसकी जान किसने बचाई। फिर घोड़े की पांव की आवाज राजकुमारी कानों में पड़ता है। फिर वो आवाज की दिशा में देखती है। वो देखती है कि घोड़े पर एक सुंदर सा नौजवान आता है, जिसके हाथ में धनुष बाण ऐसे शोभा दे रहे हो मानो स्वयं कामदेव पधारे। उनके जिस्म पर राशि वस्त्र इस बात की प्रमाण है कि कहीं के राजकुमार है। राजकुमारी जसोधरा एकटक उस नौजवान को देखे जा रही है। उसके होठों से कोई बोल नहीं फूट रहा है। वो नौजवान घोड़े को राजकुमार के करीब रोक देता है और फिर घोड़े से उतरकर राजकुमारी की आंखों में देखता है। कौन हो तुम और जंगल में क्या कर रही हो? वो नौजवान राजकुमार की आंखों में झांक कर बोला, हे भद्रे, क्या तुम्हें अपने प्राणों की फिक्र नहीं है? अगर मैं जरा सा भी चूक जाता तो इस शेर तुम्हें चीर फाड़ कर देता। शिकारी खुद शिकार हो जाती। राजकुमारी अभी भी उस नौजवान को देखे जा रही थी। उसके रूप और सौंदर्य में जिसे खो जाती है। और नौजवान राजकुमारी के तंद्रा को भांग कर खाता है। कहां खो गए भद्रे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। भेष तक कहीं कोई तपस्वी लगती हो और चले आती हो जंगल में शिकार खेलने। देखिए, मैं कोई शिकार खेलने नहीं आई थी। वो तो जंगल में मुझे बहुत खूबसूरत हिरण दिख गई। उसे पकड़ने के वास्ते यहां तक चली गई। राजकुमारी जसोधरा अपनी तलवार म्यान में रखती हुई बोली, और आपको क्या लगता है मैं इस शेर से अपनी रक्षा नहीं कर सकती? मैं इस शेर को कई टुकड़ों में बांट चुकी होती यदि आपने तीर न चलाया होता तो। इतना भरोसा है अपने आप पर? और नौजवान तंज कसता हुआ बोला, जरा हम भी तो देखे कि आप कितना बहादुर है। फिर नौजवान अपने कमर से तलवार निकाला और राजकुमारी जसोधरा पर तान दिया। मैं अपनी बहादुरी की नमूना आपको अवश्य दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। राजकुमारी जसोधरा मासूमियत से बोली, मेरा पहला सवाल यह है कि आप है कौन? और भेष से आप कहीं के राजकुमार लगते हैं। और दूसरा सवाल यह है कि आपको किसने अधिकार दिया मेरे निजी मामलात में दखल देने की? सुनो तपस्विनी, मेरा नाम राजकुमार हर्षवर्धन है। मैं फूलपुर शहर के महाराज वीर सिंह के पुत्र हूँ। और जहां तक बात है आपके निजी मामलातों में दखल देने की, तो मैंने आपके प्राणों की रक्षा की है। इस नाते आपके बारे में जानने का मुझे पूरा अधिकार है, लेकिन मैं आपको अपने बारे में नहीं बता सकती। कहने के साथ ही राजकुमारी जसोधरा म्यान से तलवार निकाल लेती है और राजकुमार हर्षवर्धन पर तान कर कहती है, मेरे तलवार की नमूना देखने के लिए तैयार हो जाए राजकुमार। राजकुमार हर्षवर्धन और राजकुमारी जसोधरा के बीच तलवारबाजी का मुकाबला शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा है मानो दो नारियल आपस में टकराए। तलवार की टक्कर से चिंगारियां छूटने लगती है। तलवारबाजी का ये मुकाबला बड़ी ही रोमांच पैदा कर रहा है। न तो राजकुमार हर्षवर्धन ही पीछे हटने को तैयार है, न राजकुमारी जसोधरा ही पीछे हट रही है।
लड़ते लड़ते दोनों के चेहरे पर थकान हावी होने लगता है और फिर आखिरकार दोनों के हाथ से तलवार छूटकर भूमि पर गिर जाता है। फिर दोनों लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। वाह तपस्वी, आप तो कमाल की लड़का है। राजकुमार हर्षवर्धन राजकुमारी की यशोधरा की तारीफ करता हुआ बोला। अब मुझे मारने में कोई संदेह नहीं है कि आप उस शेर को टुकड़ों में बांट सकती हैं। आप में कमाल की साहस और आत्मविश्वास कुट कुट के भरा है। इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं है राजकुमार जी, यशोधरा बोली। यह सब तो हमारे गुरुदेव का अनुकंपा है, जिन्होंने हमें ऐसे दुर्लभ शस्त्र विद्या सिखाए। मैं तुम्हारे उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसी विलक्षण विद्या सिखाई है, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम कोई मामूली कन्या नहीं लगती हो। तुम्हारे मुखमंडल पर एक तेज है। इसे लगता है कि तुम वास्तव में कहीं की राजकुमारी हो। मेरा यकीन करो राजकुमार, राजकुमार यशोधरा समझाते हुए कहा। मैं कहीं की राजकुमारी नहीं हूँ, मैं एक साध्वी हूँ और यशोधरा के नाम से जानी जाती हूँ। और आप बताइए राजकुमार, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? कहीं आप भी शिकार खेलने तो नहीं आए? राजकुमार यशोधरा प्रश्न भरी निगाहों से राजकुमार को देखती है। हाँ, मैं भी जंगल में शिकार खेलने ही आया अपने दोस्तों के साथ, और अफसोस हमारे दोस्त हमारे से बिछड़ चुके हैं। मैं कई सारे शिकार मार चुका हूँ। मैं अपने दोस्तों को खोजते हुए यहाँ तक पहुंच गया। फिर मैंने शेर की दहाड़ सुनी। मुझे लगा शेर किसी जानवर का शिकार कर रहा होगा, और फिर मेरे कानों में किसी घोड़े की हिरानी के स्वर टक रहे। मैं कौतूहल बस उधर देखा जिधर घोड़ा हिरा रहा था, और फिर मेरी नजर आप पर पड़ी। मैं समझ गया कि आप संकट में हैं, तो मैंने तीर चलाकर आपकी प्राण रक्षा की। धन्यवाद राजकुमार, मैं आजीवन आपका भाई रहूंगी। यशोधरा राजकुमार की आंखों में झांक कर बोली। नहीं यशोधरा, इसमें आभार जैसा कोई बात नहीं है। आपकी जो कोई और होता तो भी मैं उसकी प्राण रक्षा करता। ये मेरा कर्तव्य है। मुझे तो जोरों की प्यास लगी है। राजकुमारी अपनी गला दबाती बोली। चलिए, पास ही में एक झरना है, वहां चलकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। कहने के साथ ही राजकुमार हर्षवर्धन एक तरफ इशारा करता है। राजकुमारी यशोधरा अपने घोड़े की लगाम थाम कर उस पर सवार हो जाती है और घोड़ा एक दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। पीछे से राजकुमार हर्षवर्धन भी अपने घोड़े पर सवार होकर जाने लगता है। कुछ दूर जाने पर पहाड़ों से कल कल गिरता पानी की झरना नजर आता है। राजकुमारी घोड़े से उतरकर झरने के पास जाती है। बड़े ही सुहावना दृश्य है। प्रकृति के गोद में बसा ये झरना मन को प्रफुल्लित कर रही थी। बड़ी शीतल जल था। राजकुमार यशोधरा हीक भर पानी पीती है। राजकुमार हर्षवर्धन भी घोड़े से उतरकर अपनी प्यास बुझाता है। बड़ी शीतल जल है। मन तृप्त हो गया। लगा ऐसे जैसे मैं कई दिन से प्यासी थी। अब जाकर मन को शांति का एहसास हुआ है। राजकुमार झरने में पांव धोती हुई बोली। मन तो करता है कि इस झरने में भी स्नान करती रहूं। तो अपने मन के तड़प को बुझा लीजिए राजकुमार जी। फिर ऐसी इस प्रकृति के खुले प्रांगण में आपको स्नान करने का सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बदलने के लिए वस्त्र लेकर नहीं आई हूं। कहीं सर्दी लगी तो आप उसकी चिंता मत करें राजकुमार जी। राजकुमार हर्षवर्धन बोला। अगर आपको सर्दी लगी तो पास के जंगल में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके इलाज से आप मिनटों में ठीक हो जाए। और वैसे भी हमारे पास वस्तु की कमी नहीं है। हम जहां भी जाते हैं 2-4 कपड़े साथ लेकर चलते हैं। अच्छी बात है। कहने के साथ ही राजकुमार यशोधरा झरने में स्नान करने लगती है। राजकुमार हर्षवर्धन वहीं खड़ा राजकुमार यशोधरा को देखे जा रहा था। राजकुमारी एक नजर हर्षवर्धन को देखती है। आप यही ना देखिए कितना शीतल जल है। आप भी स्नान कर अपने मन को तृप्त कीजिए। राजकुमार हर्षवर्धन भी अपने आप को नहीं रोक पाया और कपड़े पहने झरने में उतर जाता है। वह भी राजकुमारी के साथ स्नान करने लगता है। दोनों पानी में घंटों स्नान करते हैं। कभी राजकुमारी यशोधरा हर्षवर्धन पर पानी फेंक देती है तो कभी हर्षवर्धन राजकुमारी यशोधरा पर पानी फेंक देता है। इस तरह उन दोनों को घृणा करते हुए कई घंटे बीत जाता है। शाम होने को आता है। राजकुमारी यशोधरा पानी से बाहर आती है और जो कपड़े पहने हुई उसी कपड़े को पहने अपने घोड़े के पास चली जाती है और फिर अपने तलवार कमर में खोस लेती है। धनुष बाण अपने हाथ में ले लेती है। राजकुमार हर्षवर्धन राजकुमारी को घोड़े के करीब देख रहा है। आप जाइए राजकुमार जी, पहले आप कपड़े तो बदल लीजिए। देखिए, मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ, मैं एक साध्वी हूँ। और जहां तक बात है कपड़े बदलने की, तो आप जानते हैं कि एक साध्वी कभी राशि वस्त्र नहीं धारण करती।
कहने के साथ ही राजकुमारी सुंदरा घोड़े पर सवार होती है कि तभी उसके कानों से झुमका खुलकर भूमि पर गिर जाता है। राजकुमारी ये नहीं जान पाती कि कब झुमका उसके कानों से निकलकर पास ही पड़ी एक बड़ी सी पत्थर के शिला पर गिर जाता है। यशोधरा घोड़े की लगाम थाम कर उसे अपनी कुटिया की तरफ दौड़ा देती है। उसका घोड़ा इस वक्त हवा में बातें कर रहा था। राजकुमारी कुछ ही मिनटों में अपनी कुटिया के करीब पहुंच जाती है। कुटिया के पास से किसी नारी के चीखने की आवाज राजकुमारी के कानों में पड़ी। राजकुमारी के मन में आशंकाओं के बादल घूमने लगी। वो आशंकित हो उठी, घोड़े को और तेज कर दी। जब वो कुटिया के पास पहुंची तो उसने देखा कि कुछ सैनिक की टुकड़ी कुटिया के चारों तरफ से घेरे खड़ी थी। जितने भी साधु सन्यासी थे सभी के हाथ पांव डोरियों से कसकर बांधा गया है। उन सब के मुख पर चिंता की लकीरें खींची हुई थी। फिर उसने देखा कि एक महिला को खंबे के सहारे बांधा गया है और उसके जिस्म पर एक सैनिक कोड़े मार रहा है। वो महिला दर्द से चीख रही है, उसके चीख दूर दूर तक गूंज रहा है। राजकुमारी घोड़े से उतरकर उस सैनिक के करीब जाती है, सैनिक से कोड़े छीन लेती है। कौन हो तुम लोग और मेरी माँ को क्यों मार रहे हो? राजकुमारी की आवाज सुनकर एक सैनिक पीछे की तरफ पलटता है। राजकुमारी उस सैनिक को देख भौचक्का रह जाती है, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तुम? राजकुमारी से भस्म करने से घुलती है क्रमशः। आखिर कौन है वो सैनिक? राजकुमारी से देखकर डर क्यों जाती है? आखिर वो सैनिक उस महिला को क्यों मार रहे थे? ये तमाम सवाल जानने के लिए देखिए महारानी यशोधरा की महागाथा का पहला भाग और बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।